यूपीपीसीएस की जंग में अगर कोई एक सब्जेक्ट आपका सबसे भरोसेमंद हथियार बन सकता है तो वो है इतिहास। इसका वेटेज हमेशा से 10 से 15% रहा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अब सिर्फ आधुनिक भारत पढ़ने से काम नहीं चलेगा। खेल बदल रहा है और अब प्राचीन भारत की गलियों से ऐसे ऐसे सवाल निकल कर आ रहे हैं जो अच्छे अच्छों को चौंका देते हैं। खासकर अपने उत्तर प्रदेश से जुड़े ऐतिहासिक स्थल आलमगीरपुर, सारनाथ, कौशाम्बी। ये सिर्फ नाम नहीं, ये वो खदानें हैं जहां से आयोग सीधे सवाल निकालता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम समय में पीछे लौटेंगे और उन सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को एक कहानी की तरह पिरोएंगे जिन्हें आप कभी भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है तथ्य भुला दिए जाते हैं, कहानियां हमेशा याद रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की कहानी, उसके बिल्कुल शुरुआती दौर से। प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक भारत। चलिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए उस समय के बारे में जब इंसान सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रहा था। यह था पुरा पाषाण काल। यहाँ का इंसान एक शिकारी था, एक खाद्य संग्राहक। आज जंगल में क्या मिलेगा, बस यही उसकी चिंता थी। उसके हथियार कोई आधुनिक बंदूकें नहीं, बल्कि क्वार्ट्जाइट पत्थर से बने भोंडे और अपरिष्कृत औजार जैसे हाथ की कुल्हाड़ी। लेकिन इसी अंधेरे में एक चिंगारी चमकी जिसने सब कुछ बदल दिया। जी हाँ, इसी काल में हुई आग की खोज। अगर आपको इस दौर के निशान देखने हैं तो आपको जाना होगा मध्य प्रदेश के भीमबेटका, जहां चट्टानों पर उकेरे गए चित्र आज भी उस दौर की कहानियां सुनाते हैं। या फिर नर्मदा घाटी, जहां हमें भारत में इंसान होने का पहला सबूत मिला। और हाँ, इस पूरी कहानी के सूत्रधार, वो व्यक्ति जिन्होंने भारत के इस अतीत को खोज निकाला, उनका नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फूट, जिन्हें हम भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक कहते हैं। समय का पहिया थोड़ा आगे घूमा और हम आ पहुंचे मध्य पाषाण काल में। ये एक बदलाव का दौर था, एक संक्रमण काल। इंसान के औजार अब बेहतर हो गए थे, छोटे, नुकीले, जिन्हें हम माइक्रोलिथ कहते हैं। और इसी दौर में इंसान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने जानवरों को मारना ही नहीं, उन्हें पालना भी शुरू कर दिया। पशुपालन की शुरुआत ये एक क्रांति थी। इसके सबसे पुराने सबूत हमें मिलते हैं मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से। और अपने उत्तर प्रदेश में सराय नाहर राय वो जगह है जहां से हमें मानव कंकाल तो मिले ही, साथ ही शायद उस युग में हुए किसी युद्ध के भी संकेत मिले हैं। और फिर आया वो दौर जिसने इंसान को शिकारी से किसान बना दिया, नवपाषाण काल। अब इंसान एक जगह टिक कर रहने लगा था क्योंकि उसने खेती करना सीख लिया था। गेहूं और जौ जैसी फसलें उगने लगी थीं। इसी दौर में एक और क्रांतिकारी आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार। सोचिए, उस पहले पहिए ने दुनिया को कितनी गति दे दी होगी। पत्थर के औजार अब और ज्यादा पॉलिश और चिकने हो गए थे और इंसान ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया था। इस दौर की कहानी हमें कई जगहों से सुनने को मिलती है। पाकिस्तान के मेहरगढ़ से, जहां हमें खेती और कपास का सबसे पुराना सबूत मिलता है। कश्मीर के बुर्ज होम से एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सामने आती है, जहां गड्ढों वाले घर मिले और साथ ही मालिक के साथ उसके वफादार कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला। और हमारे उत्तर प्रदेश के लहुरा देवा को तो आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहीं से भारत में चावल की खेती का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिला है। इसके बाद इंसान ने एक और छलांग लगाई। उसने पत्थर के साथ धातु का इस्तेमाल करना सीख लिया। यह था ताम्रपाषाण काल, यानी तांबे और पत्थर का युग। अब बर्तनों पर खूबसूरत चित्रकारी होने लगी थी, जिन्हें हम मालवा या जोरवे संस्कृति के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र का इनाम गांव इस दौर का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों, शिकारी से किसान बनने तक का सफर हमने देख लिया, लेकिन अब हम भारत के इतिहास के उस सुनहरे अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं जो आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से कहीं, बहुत कहीं आगे थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। लगभग 2500 ईसा पूर्व, जब दुनिया के कई हिस्से अंधेरे में थे, तब भारत की धरती पर एक अद्भुत
शहरी सभ्यता फल फूल रही थी। इसका फैलाव देखिए, पंजाब, सिंध से लेकर गुजरात, राजस्थान और अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। इसकी सीमाएं थीं उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक और पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतका गिंडोर तक। इस सभ्यता की सबसे हैरान करने वाली बात थी इनकी नगर योजना। आज के चंडीगढ़ की तरह ग्रिड पैटर्न पर कटी हुई सड़कें, घरों में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल, जिनका अनुपात भी तय था 1:2:4। और जरा सोचिए, उस जमाने में भी इनके पास ढकी हुई नालियों की बेहतरीन व्यवस्था थी। शहर आमतौर पर दो हिस्सों में बंटा होता था, एक ऊंचा हिस्सा जिसे हम गढ़ कहते हैं और एक निचला शहर। लेकिन यहाँ भी अपवाद हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। चन्हुदड़ो इकलौता ऐसा शहर था जहाँ कोई गढ़ नहीं था, और धोलावीरा तो 3 हिस्सों में विभाजित था। इनकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि थी। गेहूं, जौ तो उगाते ही थे, पर ये दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाना सीखा। इनका व्यापार सिर्फ अपने तक सीमित नहीं था, ये मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे, जिसे वे शायद मेलुहा के नाम से जानते थे। इस व्यापार में बहरीन, दिलमुन और मकरान तट माखन बिचौलिए का काम करते थे। व्यापार के लिए ये मुहरों का इस्तेमाल करते थे, जो ज्यादातर से लकड़ी से बनी होती थीं और चौकोर आकार की होती थीं, और इनकी नाप तौल की प्रणाली भी कमाल की थी। 16 के गुंज में गुजरात का लोथल तो एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां एक विशाल गोदीबाड़ा डॉकयार्ड भी मिला है। अब बात करते हैं समाज और धर्म की। ये एक कमाल की धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धर्म लोगों पर हावी नहीं था। हमें टेराकोटा की मूर्तियों से मातृ देवी की पूजा के संकेत मिलते हैं, और एक मुहर पर बैठे योगी से पशुपति महादेव यानी शिव के शुरुआती रूप की झलक मिलती है। ये लोग पेड़ों, खासकर पीपल और जानवरों की भी पूजा करते थे, जिसमें एक सींग वाला बैल सबसे प्रमुख था। लेकिन एक भी मंदिर का सबूत नहीं मिला है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी कला भी अद्भुत थी। लॉस्ट वैक्स तकनीक का इस्तेमाल करके ये कांसे की मूर्तियां बनाते थे। मोहनजोदड़ो से मिली नाचती हुई लड़की की मूर्ति तो आपने देखी ही होगी। क्या जीवंत कला है। सेलखड़ी से बनी दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति भी वहीं से मिली है। मिट्टी के खिलौने और लाल काले रंग के बर्तन भी इनकी कला का बेहतरीन नमूना है। चलिए अब एक तेज सफर पर निकलते हैं इनके कुछ प्रमुख शहरों और उनकी सबसे खास खोजों पर। शुरुआत करते हैं हड़प्पा से, जो पाकिस्तान के पंजाब में रावी नदी के किनारे है। यहाँ हमें बड़े बड़े अन्न भंडार मिले और एक अनोखा कब्रिस्तान R33 मिला, जहाँ शवों को ताबूत में दफनाया गया था। अब चलते हैं सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बसे मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला। यहाँ मिला है विशाल स्नानागार, कांस्य की वो प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की और पशुपति की मुहर। भारत वापस आते हैं गुजरात के धोलावीरा। यहाँ का जल प्रबंधन सिस्टम तो अद्वितीय था, साथ ही एक स्टेडियम और एक साइन बोर्ड भी मिला है। गुजरात में ही भोगावा नदी के किनारे है लोथल, वो मशहूर बंदरगाह जहाँ गोदीबाड़ा मिला। यहाँ चावल की खेती के भी सबूत मिले हैं। राजस्थान के काली बंगन का मतलब है काली चूड़ियां। यहाँ हमें जुते हुए खेत का पहला सबूत अग्निवेदिकाएं और ऊंट की हड्डियां मिली हैं। वापस पाकिस्तान के सिंध में चन्हुदड़ो चलते हैं। ये एक औद्योगिक शहर था। यहाँ मन के बनाने का कारखाना मिला। लिपस्टिक जैसे सौंदर्य प्रसाधन भी मिले। हरियाणा में बनवाली से हमें मिट्टी का बना हल का एक मॉडल मिला है, जो बताता है कि वे खेती कैसे करते थे। और हरियाणा का ही राखीगढ़ी अब भारत में मिला सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है। गुजरात के सुरकोटा से हमें घोड़े की हड्डियों के कुछ साक्ष्य मिले हैं, हालांकि ये अंतिम चरण के हैं। और अंत में हमारे अपने उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के किनारे है और इस सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर माना जाता है। तो ये थी कहानी सिंधु घाटी की, एक महानगरीय, व्यापार केंद्रित और काफी हद तक रहस्यमयी सभ्यता की। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये चमकते शहर वीरान हो गए? ये आज भी एक बड़ेदा सवाल है, पर इतिहास कभी रुकता नहीं। एक कहानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू होती है, और सिंधु घाटी के पतन के बाद भारत की भूमि पर एक नई संस्कृति ने जन्म लिया, जो शहरों में नहीं बल्कि गांवों में बसती थी, जिनकी दौलत इमारतें नहीं बल्कि मवेशी थे। चलिए
अब कदम रखते हैं वैदिक काल में। वैदिक काल, इसे हम दो हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहले ऋग्वैदिक काल और फिर उत्तर वैदिक काल। कल्पना कीजिए 1500 ईसा पूर्व के भारत की 7 नदियों की उपजाऊ भूमि, जिसे सप्त सिंधु क्षेत्र कहा जाता था। यहीं पर शुरुआती वैदिक लोगों का जीवन था। उस समय का राजा, जिसे राजन कहते थे, वो कोई तानाशाह नहीं था। वो अपनी प्रजा का रक्षक था, गोपति यानी गायों का स्वामी। और फैसले अकेले नहीं लिए जाते थे। इसके लिए सभा, समिति, विदत जैसी जनजातीय सभाएं होती थीं, जहां सब मिलकर बात करते थे। समाज का आधार रिश्तेदारी थी, कुल, ग्राम, विस और जन में बंटा हुआ। समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं का स्थान बहुत सम्मानजनक था। वो सभाओं में भी हिस्सा लेती थी। और सबसे बेडिडी बात, वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं बल्कि कर्म यानी आपके काम पर आधारित थी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। इनकी अर्थव्यवस्था खेती पर नहीं बल्कि पशुपालन पर टिकी थी। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें यानी गौ, वो उतना बड़ा अमीर। गाय ही दौलत थी। खेती का महत्व दूसरा था और जौ यानी यव इनकी मुख्य फसल थी। लेन देन के लिए वस्तु विनिमय चलता था। हालांकि निष्क नाम का एक सोने का आभूषण भी था, जो शायद करेंसी की तरह इस्तेमाल होता था। और हाँ, एक क्रूशियल फैक्ट, इस दौर के लोग लोहे के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। इनका धर्म भी बड़े डिढ़ा, सरल और प्रकृति से जुदा हुआ था। ये लोग इंद्र, जिन्हें किलों को तोड़ने वाला पुरंदर भी कहा गया, अग्नि, वरुण, सोम जैसे प्राकृतिक देवताओं की पूजा करते थे। कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति पूजा नहीं, बस यज्ञ और प्रार्थना। लेकिन दोस्तों, लगभग 500 साल बाद तस्वीर बदलने लगी। लोग सप्त सिंधु क्षेत्र से पूर्व की ओर बढ़े और गंगा यमुना के दोआब में बस गए। और इस भौगोलिक बदलाव के साथ ही शुरू हुआ उत्तर वैदिक काल। और इस काल में समाज, राजनीति, धर्म, सब कुछ बदल गया। अब छोटे छोटे कबीले बड़े बड़े राज्यों में बदलने लगे, जिन्हें जनपद और राष्ट्र कहा जाने लगा। कुरु और पांचाल जैसे राज्य इस क्षेत्र के पावर सेंटर बन गए। राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई। अब वो सिर्फ गोपति नहीं था, बल्कि एक सम्राट था, जो राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी जैसे बड्डे यज्ञ करवाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता था। और वो जो सभा और समिति थी, उनका महत्व अब कम हो गया था। समाज में सबसे बड़ा और शायद सबसे दुखद बदलाव आया। वो वर्ण व्यवस्था जो पहले कर्म पर आधारित थी, अब जन्म पर आधारित, कठोर और वंशानुगत हो गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये विभाजन पक्का हो गया। यहीं से गोत्र व्यवस्था की भी शुरुआत हुई। और समाज की इस कठोरता का असर महिलाओं की स्थिति पर भी उड़ीटा। उनके सम्मान में गिरावट आई। अर्थव्यवस्था ने भी करवट बदली। अब पशुपालन की जगह कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया। लोग चावल, व्रीहि और गेहूं की खेती करने लगे। और एक धातु ने इस दौर में क्रांति ला दी। वो था लोहा, जिसे ये कृष्ण अयस या श्याम अयस कहते थे। लोहे के इस्तेमाल ने खेती और युद्ध दोनों को बदल दिया। धर्म का स्वरूप भी जटिल हो गया। इंद्र और अग्नि जैसे पुराने देवताओं की जगह अब प्रजापति, निर्माता, विष्णु और रुद्र ने ले ली। यज्ञ और कर्मकांड बहुत ज्यादा जटिल हो गए और पुरोहितों का दबदबा समाज पर बहुत बढ़ गया। तो ये जो सारी जानकारी हमें मिल रही है, ये आती कहाँ से है? ये आती है उस विशाल ज्ञान के भंडार से जिसे हम वैदिक साहित्य कहते हैं। सबसे पहले हैं 4 वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना, जिसमें देवताओं की स्तुति में 1028 सूक्त हैं। सामवेद, जहां इन्हीं मंत्रों को संगीत में ढाल दिया गया, इसे भारतीय संगीत का मूल भी कहते हैं। यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ करने के नियम और सूत्र हैं। और आखिर में अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना और आम जीवन से जुड़ी बातें हैं। पहले 3 वेदों को मिलाकर वेदत्रयी कहा जाता है। फिर वेदों को समझने के लिए और भी ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की व्याख्या करते हैं।
आरण्यक यानी वन ग्रंथ, इनमें दार्शनिक बातें हैं। और फिर आते हैं उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं। ये ज्ञान और दर्शन के शिखर हैं। और हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, यही मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसे तो बिल्कुल मत भूलिएगा। महाजनपद काल एवं विदेशी आक्रमण। दोस्तों, जैसे जैसे लोहे का इस्तेमाल बढ़ा, खेती बढ़ी और आबादी बढ़ी, वैसे वैसे छोटे छोटे जनपद अब और बड़े और शक्तिशाली होने लगे। और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते भारत की राजनीतिक जमीन पर 16 महाशक्तियों का उदय हुआ। जी हाँ, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय हमें बताता है कि उस समय 16 महाजनपद थे। और इसी दौर में भारत ने अपना दूसरा शहरीकरण देखा। इन 16 में से एक था जो सबसे आगे निकल गया, वो था मगध। क्यों? क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति कमाल की थी। यहाँ लोहे के भंडार थे और सबसे बढ़कर यहाँ एक के बाद एक महत्वाकांक्षी राजा हुए। सबसे पहले आया हर्यंक वंश, जिसके संस्थापक थे बिंबिसार, जो भगवान बुद्ध के समकालीन थे। इनकी राजधानी थी राजगृह। इनके बाद आए अजातशत्रु, जिन्होंने पहली बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। फिर आया शिशुनाग वंश, जिसके राजा कालाशोक ने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। और फिर आए नंद वंश। इसके संस्थापक महापद्म नंद को भारत का पहला साम्राज्य निर्माता भी कहा जाता है। और इसी वंश का आखिरी शासक था धनानंद, जिसे हराकर एक युवा ने भारत का इतिहास बदल दिया। उस युवा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन जब मगध भारत में अपनी ताकत बढ़ा रहा था, तब उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर विदेशी ताकतों की नजर भी पोडीईटीएच रही थी। सबसे पहले फारस के हकामनी शासक डेरियस प्रथम ने आक्रमण किया और पंजाब सिंध के कुछ इलाकों को जीत लिया। इस आक्रमण का एक बड़ा असर यह हुआ कि भारत में खरोष्ठी लिपि का आगमन हुआ, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और फिर आया दुनिया का सबसे बड़ा विजेता, सिकंदर महान। 326 ईसा पूर्व में उसने भारत पर आक्रमण किया और राजा पोरस के साथ हाइडेस्पीस का प्रसिद्ध युद्ध लद्दा। सिकंदर के आने से भारत और यूनान के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ, जिसने भविष्य में इंडो ग्रीक राज्यों की नींव रखी। धार्मिक आंदोलन। अब सोचिए, उत्तर वैदिक काल में यज्ञ, कर्मकांड और पुरोहितों का वर्चस्व बहुत बढ़ गया था। वर्ण व्यवस्था पत्थर की लकीर बन गई थी। ऐसे में समाज में एक बेचैनी थी, एक छटपटाहट थी। और इसी बेचैनी के गर्भ से जन्म हुआ 2 महान धार्मिक आंदोलनों का, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और एक दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों ही धर्मों की स्थापना क्षत्रिय राजकुमारों ने की और इन्हें व्यापारियों यानी वैश्य वर्ग का भरपूर समर्थन मिला। चलिए पहले जैन धर्म को समझते हैं। इसमें 24 तीर्थंकरों की परंपरा है। पहले थे ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें और अंतिम थे वर्धमान महावीर। इनकी शिक्षा का सार है त्रिरत्न, यानी सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संग्रह न करना और ब्रह्मचर्य, जिसे महावीर ने जोड़ा था। जैन धर्म मानता है कि हर चीज में आत्मा है। वर्ण व्यवस्था को सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं किया। बाद में यह दिगंबर और श्वेतांबर 2 संप्रदायों में बांट गया। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की। शाक्य वंश के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर वो बुद्ध बने। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और कुशीनगर में उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध की शिक्षाएं 4 आर्य सत्यों पर आधारित हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और निवारण का मार्ग है। और यही मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म ने वेदों की सत्ता और वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया। इसने मध्यम मार्ग अपनाने पर जोर दिया। आगे चलकर कनिष्क के समय में हुई चौथी बौद्ध संगीति में यह धर्म हीनयान और महायान 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। इनके ग्रंथ त्रिपिटक कहलाते हैं, जो पाली भाषा में लिखे गए हैं।
इन धर्मों को व्यवस्थित करने के लिए समय समय पर संगीतियां यानी परिषदें हुई। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासकर चौथी संगीति जो कनिष्क के समय कश्मीर में हुई, जहां हीनयान और महायान का विभाजन हुआ। इसी तरह जैन धर्म में भी 2 संगीतियां हुई, पहली चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में और दूसरी वल्लभी गुजरात में, मौर्य साम्राज्य। तो दोस्तों, धनानंद की कहानी पर हमने बात छोड़ी थी, अब उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। धनानंद के कुशासन और सिकंदर के आक्रमण से पैदा हुई राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर एक साधारण से युवक ने आचार्य चाणक्य की मदद से मगध के सिंहासन पर कब्जा कर लिया, और यहीं से शुरू हुई भारत के पहले महान साम्राज्य की गाथा, मौर्य साम्राज्य। इस साम्राज्य की जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका और सबसे बढ़कर अशोक के शिलालेखों से मिलती है। साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराकर उत्तर पश्चिमी भारत को यूनानी गुलामी से मुक्त कराया। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। उनके बेटे थे बिंदुसार, जिन्हें अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला भी कहा जाता है। और फिर आए मौर्य वंश के सबसे महान शासक अशोक। अपने शुरुआती दिनों में अशोक बहुत क्रूर थे, लेकिन 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार ने उनका हृदय परिवर्तन कर दिया। उन्होंने युद्ध का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके बाद अशोक ने धम्म का प्रचार किया। ये अशोक का धम्म कोई धर्म नहीं था, बल्कि एक नैतिक आचार संहिता थी। बड़ों का सम्मान करो, अहिंसा का पालन करो, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखो। इसके प्रचार के लिए उन्होंने धम्म महामत्त नाम के विशेष अधिकारियों को भी नियुक्त किया। मौर्य प्रशासन कमाल का था, एक केंद्रीकृत व्यवस्था। राजा की मदद के लिए मंत्रिपरिषद थी और कई महत्वपूर्ण अधिकारी थे, जैसे समाहर्ता, रेवेन्यू कलेक्टर, सन्निधाता, खजांची और राजुक, जिला प्रशासक। मौर्य काल की कला और वास्तुकला आज भी हमें अचंभित करती है। उनके पॉलिश किए हुए एकाश्मक पत्थर के स्तंभ, सारनाथ का सिंह शीर्ष जो आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, इसी का एक नमूना है। बुद्ध के अवशेषों पर बने विशाल स्तूप, जैसे सांची का स्तूप, और बिहार की बराबर पहाड़ियों में आजीवक भिक्षुओं के लिए चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं। लेकिन अशोक के बाद कमजोर उत्तराधिकारियों और आर्थिक संकटों के चलते यह विशाल साम्राज्य बिखर गया। अशोक के शिलालेख परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कुछ को हमेशा याद रखें। मुख्य शिलालेख 13, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, मास्की का लघु शिलालेख, जिसमें पहली बार अशोक नाम का उल्लेख मिलता है, और स्तंभ लेख 7, जिसमें उनकी धम्म नीति का सार है। तो दोस्तों, जब मौर्य साम्राज्य जैसा विशाल पेद गिरा, तो उसकी छाया हटते ही भारत की राजनीतिक जमीन पर कई छोटी छोटी नई शक्तियां उगने लगीं। ये दौर बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि इस समय भारत में एक तरफ देसी राजवंश अपनी जद्दें मजबूत कर रहे थे, तो दूसरी तरफ विदेशी आक्रमणकारी भी यहीं आकर बस गए और भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। चलिए समझते हैं इस मिले जुले दौर को, जिसे हम कहते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, सबसे पहले बात करते हैं देसी राजवंशों की। कहानी की शुरुआत होती है एक ब्राह्मण सेनापति से, पुष्यमित्र शुंग। उसने अपने ही राजा अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा कर लिया और शुंग वंश की नींव रखी। शुंगों के आने से ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, और हाँ, महान वैयाकरण पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य लिखा, वो इन्हीं के समकालीन थे। शुंगों के बाद एक छोटा सा ब्राह्मण राजवंश आया, कण्व वंश, जिसके संस्थापक थे वासुदेव कण्व। लेकिन असली शक्ति का केंद्र अब दक्कन में बन रहा था, जहां सातवाहन वंश का उदय हुआ। सिमुक ने इस वंश की नींव रखी, पर इसके सबसे महान शासक थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहनों के बारे में 2 बातें परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। एक, इन्होंने सीसे के सिक्के जारी किए, और दूसरा, इन्होंने ही ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा शुरू की। अब देखते हैं उन विदेशी ताकतों को जो आक्रमणकारी बनकर आए, लेकिन यहीं के होकर रह गए। सबसे पहले आए इंडो ग्रीक।
इनका सबसे प्रसिद्ध राजा था मिनांडर या मिलिंद, जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ उसके जो सवाल जवाब हुए वो मिलिंद पंथ नाम के ग्रंथ में दर्ज हैं। और एक फैक्ट जो सोने की तरह कीमती है, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक यही इंडो ग्रीक थे। इनके बाद आए शक। इनका सबसे बड़ा नाम है रुद्रदामन प्रथम। इनका जूनागढ़ शिलालेख जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये संस्कृत भाषा में पहला लंबा शिलालेख है। फिर आए पार्थियन, जिनमें गोंडोफर्नेस एक प्रसिद्ध शासक था। और फिर आए वो जिन्होंने इस दौर पर अपनी सबसे गहरी छाप छोड़ दी, कुषाण। ये मध्य एशिया की यूची जनजाति से थे और इनके सबसे महान सम्राट हुए कनिष्क। कनिष्क का दौर ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र है। इन्हीं के समय कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हुई, जहां बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बांट गया। और जो कैलेंडर आज भारत सरकार इस्तेमाल करती है, शक संवत, उसकी शुरुआत भी कनिष्क ने ही 78 ईस्वी में की थी। मौर्योत्तर काल सिर्फ लद्दाइयों का नहीं, कला के संगम का भी दौर था। इस समय मूर्तिकला की 3 अद्भुत शैलियों का विकास हुआ। गांधार कला, जो भारतीय और ग्रीको रोमन स्टाइल का मिश्रण थी। मथुरा कला, जो पूरी तरह से देसी थी और जिसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था। और अमरावती कला, जिसे सातवाहनों ने संरक्षण दिया और जिसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ। गुप्त साम्राज्य। तो दोस्तों, मौर्योत्तर काल में भारत एक तरह से संस्कृतियों का मेल्टिंग पॉट बन गया था। कई छोटी बड़ी ताकतें थीं, लेकिन कोई एक छत्र सम्राट नहीं था। और फिर लगभग 300 साल के इस अंतराल के बाद एक बार फिर मगध की धरती से एक ऐसे साम्राज्य का सूरज उगा जिसने न सिर्फ भारत को राजनीतिक रूप से एक किया, बल्कि कला, साहित्य और विज्ञान को उस बुलंदी पर पहुंचा दिया कि इतिहासकार उसे भारत का स्वर्ण युग कहने पर मजबूर हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य की। इस महान वंश की नींव रखी श्रीगुप्त ने। फिर आए चंद्रगुप्त प्रथम, जो पहले महान शासक थे और उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इन्होंने ही 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। इनके बाद आए गुप्त वंश के सबसे प्रतापी राजा समुद्रगुप्त, जिन्हें V.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। उनकी विजयों की गाथा प्रयाग प्रशस्ति में उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखी है। फिर आए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम सब विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। उन्होंने शकों को हराया और उनके दरबार में कालिदास जैसे नवरत्न सुशोभित थे। चीनी यात्री फाहियान इन्हीं के समय भारत आया था। इसके बाद कुमारगुप्त प्रथम ने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और स्कंदगुप्त ने हूणों के बर्बर आक्रमणों से भारत की रक्षा की। इनका प्रशासन भी सुव्यवस्थित था। साम्राज्य को प्रांतों यानी भुक्ति में और प्रांतों को जिलों यानी विषय में बांटा गया था। लेकिन गुप्त काल को स्वर्ण युग बनाती है विज्ञान और साहित्य में हुई तरक्की। यह सिर्फ तलवारों का युग नहीं था, यह दिमाग और ज्ञान का युग था। इसी दौर में आर्यभट्ट ने दुनिया को बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने ही शून्य और दशमलव प्रणाली का विकास किया। वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भी इसी युग की देन है। साहित्य में तो मानो बहार आ गई थी। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम जैसे अमर ग्रंथ रचे। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियां लिखी और पुराणों को उनका अंतिम स्वरूप भी इसी काल में मिला। कला और वास्तुकला में भी यह युग शिखर पर था। भारत में मंदिर निर्माण कला की शुरुआत इसी काल से हुई। उत्तर प्रदेश में देवगढ़ का दशावतार मंदिर शिखर वाला पहला मंदिर माना जाता है और भीतर गांव का ईंटों का मंदिर भी अनूठा है। मूर्तिकला के तो क्या ही कहने। सारनाथ की बुद्ध की मूर्तियां मानो पत्थर में आध्यात्मिकता को तराश दिया गया हो। और चित्रकला का सबसे बेहतरीन नमूना देखना हो तो अजंता और बाघ की गुफाओं के भित्ति चित्र देखिए। रंग आज भी जिंदा लगते हैं। गुप्तोत्तर काल वर्धन वंश। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद
उत्तर भारत एक बार फिर राजनीतिक विखंडन का शिकार हुआ और इस अंधकार में एक सितारा चमका। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के शासक ने 606 से 747 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की, जो उस समय उत्तर भारत का राजनीतिक केंद्र बन गया। हर्ष ने पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में पिरोया, लेकिन दक्कन में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट पर उनकी विजय यात्रा को रोक दिया। इस बात की पुष्टि हमें ऐहोल शिलालेख से होती है। हर्ष खुद एक बड़े विद्वान थे। उन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नाम से 3 संस्कृत नाटक लिखे। उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्ष की जीवनी, हर्षचरित और कादंबरी की रचना की। हर्ष हर 5 साल में प्रयाग में एक विशाल सभा का आयोजन करते थे, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था, जहां वह अपना सर्वस्व दान कर देते थे। और इन्हीं के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग स्वांगजांग भारत आया और उसने अपने ग्रंथ सियुकी में तत्कालीन भारत का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। अब तक हमने उत्तर भारत की कहानी देखी, लेकिन क्या उसी समय दक्षिण में भी इतिहास रचा जा रहा था? बिल्कुल। चलिए अब अपनी यात्रा को विंध्य के पार ले चलते हैं और जानते हैं दक्षिण के महान राज्यों और संगम युग के बारे में। दक्षिण भारत के राज्य एवं संगम काल लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच सुदूर दक्षिण में तमिल कवियों की सभाएं आयोजित होती थीं, जिन्हें पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। इन्हीं सभाओं को संगम कहा गया और इसी दौर को हम संगम युग कहते हैं। इस दौरान 3 शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ। चेर, जिनकी राजधानी वंजी थी और प्रतीक धनुष और बाण था। चोल, जिनकी राजधानी उरैयूर और बाद में पुहार बनी और इनका प्रतीक था बाघ। इनके सबसे महान राजा हुए करिकाल चोल। और पांड्य, जिनकी राजधानी मदुरै थी, जो मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी और इनका प्रतीक मछली था। इस युग का साहित्य अद्भुत है। तोलकाप्यम तमिल भाषा का सबसे पुराना व्याकरण ग्रंथ है और 2 महाकाव्य शिलप्पादिकारम और मणिमेखलय आज भी तमिल साहित्य की शान है। संगम युग के बाद भी दक्षिण में महान राजवंशों का सिलसिला जारी रहा। कांची के पल्लव, जिन्होंने द्रविड़ शैली की मंदिर वास्तुकला की नींव रखी। महाबलीपुरम के रथ मंदिर इन्हीं की देन है। बादामी के चालुक्य, जिनके महान राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। मान्यकेट के राष्ट्रकूट, जिनके राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में चट्टान को काटकर विशाल कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। एक ऐसा अजूबा जो आज भी दुनिया को हैरान करता है। और फिर आए साम्राज्यवादी चोल। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम जैसे महान सम्राटों ने न सिर्फ एक विशाल साम्राज्य बनाया, बल्कि उनकी नौसेना इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना परचम लहराया। तंजावुर का मैग्निफिसेंट बृहदीश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने ही बनवाया था। और हाँ, चोलों को उनके अद्भुत ग्राम स्वशासन की प्रणाली के लिए भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यह था प्राचीन भारत का एक व्हर्लविंड टूर, प्रागैतिहासिक काल के पहले इंसानी कदमों से लेकर दक्षिण के भव्य मंदिरों तक। उम्मीद है तथ्यों का यह सफर आपके लिए एक यादगार कहानी बन गया होगा। अगली बार मिलेंगे इतिहास के एक नए अध्याय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।